हेलो बच्चों, तो आज आपकी बायो वाली दीदी आपको पढ़ाएगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए, यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए होगा। टॉपिक का नाम है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि फ्लावर्स के बारे में। तो ये होता क्या है, फ्लावर्स क्या होते हैं? इट्स अ मॉडिफाइड कंडेंस शूट। ये क्या होता है? एक मॉडिफाइड कंडेंस शूट का पार्ट होता है। तो ये क्या करता है? अब ये हमारा हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन एंजियोस्पर्म्स। तो अब हम इसकी बात करते हैं। इसके अंदर 4 वॉल्स होते हैं। पहले का नाम है कैलिक्स, दूसरे का नाम है कॉलोरा, तीसरे का नाम है एंड्रोशियम और लास्ट वाले का नाम है गाइनोशियम। अगर हम इसमें बात करें तो इसके अंदर हमारे 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल वन। जो नॉन एसेंशियल पार्ट है उसी को हम एसेसरी और हेल्पिंग वॉल भी बोलते हैं, तबकि एसेंशियल वाले को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव वन। अगर हम बात करें आगे फर्दर देखें तो नॉन एसेंशियल वॉल्स हमारा क्लासिफाइड है इनटू 2 पार्ट्स, वन इन कैलिक्स एंड सेकेंड इज कॉलोरा। सो कैलिक्स क्या है? ये हमारा फर्स्ट वॉल है और ये एक आउटर मोस्ट पार्ट है। इसके अंदर ये किसका बना होता है? सेपल्स का बना होता है। अगर हम डायग्राम में देखें तो सेपल्स हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। जो सेपल्स है ये ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का। अब हम दूसरी बात करते हैं कॉलोरा की। कॉलोरा क्या है? सेकंड वॉल है जो हमारा क्या है? पेटल्स का बना होता है। जो पेटल्स होते हैं वो हमारे कलरफुल इन नेचर देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं एसेंशियल वॉल्स की। एसेंशियल वॉल्स हमारा अगेन क्लासिफाइड है 2 टाइप्स में, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम में अगर हम बात करते हैं तो एंड्रोशियम जो होता है ये हमारा थर्ड वॉल है फ्लावर्स का। इसके अंदर हमारा जो मेंबर है, इसके अंदर हमारा जो होता है ये इसके अंदर स्टेमन होता है और स्टेमन को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट वन है हमारा गाइनोशियम जो फोर्थ वॉल है, जिसके अंदर हमारा जो होता है इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें सबसे पहले हमारे पास है स्टेमन। स्टेमन के जो होता है स्टेमन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट एंथर एंड सेकंड फिलामेंट। अगर हम नीचे डायग्राम में देखें तो वी हैव अ फिलामेंट एंड एंथर। जो फिलामेंट होता है ये हमारा कैसा होता है? एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है और फिलामेंट के ऊपर हमारा एंथर होता है जो एक फर्टाइल पोर्शन है स्टेमन का। अगर हम किसी भी टिपिकल एंथर की बात करें तो उस एंथर के अंदर हमारे 2 लॉब्स होते हैं और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के लिए मिलते हैं। पर हमारी कुछ फैमिलीज़ एक्सेप्शन भी है, जैसे मालवीएसी के अंदर क्या होता है? हमारे एंथर के अंदर सिर्फ एक ही लोब दिखाई देता है और 2 ही माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देते हैं, जिसके कारण हम इस तरह के एंथर को क्या बोलते हैं? बायस्पोरेंजिएट। और अगर हम बात करें एक नॉर्मल एंथर की तो नॉर्मल एंथर हमारा होता है, जो नॉर्मल एंथर होता है उसके अंदर 2 लॉब्स होने के कारण हम इसे डाइथिकस भी बोलते हैं और साथ के साथ इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो डायग्राम के अंदर अगर हम एक इंटरनल व्यू करें एंथर का तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास 2 लॉब्स हैं। फर्स्ट लॉब जिसके अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं और सेकेंड लॉब जिसके अंदर अगेन 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हमें दिखाई दे रहे हैं। सो हमारे पास टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हैं? 4 हैं और लॉब्स कितने हैं? 2 हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे एक माइक्रोस्पोरेंजिया की एंथर के अंदर। अगर हम देखें इसके अंदर नीचे की तरफ एक डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक सेंटर में जो ऑरेंज कलर का पार्ट है, एक ऑरेंज कलर का जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कनेक्टिव को। इसके अलावा अगर हम इसी डायग्राम में देखें तो बीच में हमारे पास 4 ब्लैक कलर के सर्कल्स हैं। जो ये 4 ब्लैक कलर के सर्कल्स हैं इसको हमने बोला है स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इसी के अंदर हम देख पा रहे हैं ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये हमारी 4 तरह की लेयर से कवर है, जिसमें सबसे पहली है एपिडर्मिस के बाद है एंडोथीशियम और थर्ड वन है मिडल लेयर और लास्ट में हमें दिखाई दे रही है टैपिटम। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो ये 2 लॉब्स हैं एंथर के वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो कनेक्ट
कनेक्टेड किसके कारण है, वो कनेक्टिव के कारण कनेक्ट है। अब ये जो कनेक्टिव है ये हमारा किसका बना है, नॉन स्पोरेंजियल टिश्यूज़ का बना है, जिसके कारण हमारे एंथर्स के दो लोब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर हम इसी में देखें, इसी एंथर के डायग्राम में, तो हमें सेंटर के अंदर 4 स्पोरेंजियस टिश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसकी वॉल्स की बात करें, जो एंथर की वॉल है उसके अंदर 4 तरह की लेयर्स है। पहली है एपिडर्मिस, सेकंड है एंडोथीशियम, और थर्ड है मिडल लेयर, और फोर्थ है टेपिटम। अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस क्या है, एक आउटर मोस्ट सिंगल लेयर और एक प्रोटेक्टिव लेयर है। मीन्स सबसे बाहर की तरफ हमें आउटर मोस्ट में एपिडर्मिस दिखाई देगी। ये जो है एक सिंगल लेयर की फॉर्म में दिखाई देता है और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर उसी के नीचे अगर हम चलते हैं, उसी के नीचे एपिडर्मिस के नीचे हमें दूसरी जो वॉल दिखाई देती है वो एंडोथीशियम की दिखाई देती है। एंडोथीशियम का जो कंपोजिशन है, एंडोथीशियम की जो लेयर है वो हमारी अल्फा सेलुलोज फाइब्रस बैंड से बनी है। अब जो ये अल्फा सेलुलोज है, इन सब के बारे में आपने क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ा ही होगा। अब इसका फंक्शन जानते हैं। इसका जो फंक्शन है वो क्या है, वो डिसेंस ऑफ एंथर है। मीन्स जब एंथर फटता है, एंथर के फटने में और उससे जो पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं उसमें ये रोल प्ले करती है। अब उसी के नीचे चलते हैं, बिलो द एंडोथीशियस। एंडोथीशियस के नीचे हमारी एक और लेयर है जो है मिडल लेयर। मिडल लेयर हमारी 1 to 3 नंबर हैं। और अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो ये क्या होती हैं, दे आर टेम्परेरी इन नेचर। ठीक, अब मिडल लेयर के नीचे हमारे पास चौथी लेयर जो है वो है टैपिटम की। जो टैपिटम है ये इनर मोस्ट लेयर होती है किसी भी एंथर की, जो सराउंड करती है माइक्रोस्पोरेंजिया को। जो टैपिटम है ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह वर्क करती है, जो एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एक डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक प्लेसेंटा एक न्यूबॉर्न बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से टैपिटम जो है एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है और ये एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। मीन्स माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में ये मदद करती है। अब अगर हम इनका फंक्शन देखें तो ओवरऑल जो ये बाहर की 3 लेयर्स हैं ये हमारा किस तरीके से फंक्शन करती हैं, एक तो ये प्रोटेक्शन में मदद करती हैं और दूसरा ये हमारी मदद करती है डिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के फटने में मदद करती है। जैसे ही एंथर फटता है हमारी क्या रिलीज़ होते हैं, पोलन ग्रेन्स बाहर की तरफ आते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अभी हमने बात करी स्पोरेंजियम टिश्यूज़ के बारे में, पर स्पोरेंजियम टिश्यूज़ होते क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। अगर हम किसी यंग एंथर की बात करें तो उसके अंदर हमें बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मास मिलता है, एक होमोजीनस मास देखने के लिए मिलता है। होमोजीनस से क्या मतलब है, होमोजीनस से मतलब है एक जैसी सेल। हमें एक जैसी सेल मिल किसकी रही है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की मिल रही है। और यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स का गुच्छा या ग्रुपिंग हमारा आपस में मिलके क्या बनाता है, प्राइमरी स्पोरेंजियम टिश्यूज़ को। यही स्पोरेंजियस सेल या स्पोरेंजियस टिश्यू हमारी जो होती है ये सराउंड रहती हैं आप एपिडर्मिस से, जैसा हमने डायग्राम में देखा। और यही स्पोरेंजियस सेल बाद में हमारी क्या करती है, हमारी किसका फॉर्मेशन करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इन माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, इस डायग्राम में मैंने एक ओवरव्यू दिखाया है एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया का जो एक एंथर में होता है। चलिए अब बच्चों को क्या होता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आज हम इन टर्म्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, अ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का। किससे होता है, पोलन मदर सेल से। पोलन मदर सेल से जब कभी माइक्रोस्पोर्स के टेट्राड्स या पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम इस टर्म से, इसी टर्मोलॉजी से भी समझ सकते हैं माइक्रो और स्पोरो, मीन्स माइक्रोस्पोर और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब होता क्या है एग्जैक्टली, जो कैविटी होती है किसी माइक्रोस्पोरेंजिया की, उसी के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है वो डिवाइड करती है म्योटिकली मीन्स म्योसिस अकर, उनके अंदर म्योसिस हमें देखने के लिए मिलता है। और इस म्योसिस के कारण वे फाइनली किसका फॉर्मेशन करती हैं, पोलन टेट्राड्स का। पोलन टेट्राड्स मतलब जो पोलन ग्रेन्स हैं हमारे वो किसकी ग्रुपिंग में मिल रहे हैं, 4 मीन्स 4 टेट्राड्स एक साथ हमें ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं
और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, पोलन टेट्राड्स का। तो मैंने क्या बोला कि माइक्रो स्पोर मदर सेल हमारी जब उनमें मियोसिस होता है, मियोसिस होने के बाद हमें फाइनली क्या मिलता है, पोलन टेट्राड्स। अब आगे चलते हैं। जो ये पोलन टेट्राड्स हैं ये 4 तरीके के हमें देखने के लिए मिले हैं, मतलब इनकी शेप्स अलग अलग होती है, अलग अलग फैमिलीज़ में अलग अलग पोलन ग्रेन्स की हमें शेप देखने के लिए मिलती है, जैसे कि टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेट्रल, टी शेप, लीनियर, ये हमें अलग अलग तरह की शेप्स देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली मीन्स बहुत सारी फैमिलीज़ के हमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन शेप पोलन ग्रेन्स की जो देखने के लिए मिलती है वो कौन सी मिलती है, टेट्राहेड्रल। ठीक, अब हम इसी में बात करते हैं मोनोकोट्स और डाइकोट्स। एक छोटा सा अंतर है कि मोनोकोट्स और डाइकोट्स के अंदर अलग अलग तरह के पोलन ग्रेन्स के टेट्राड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मोनोकोट्स में हमें आइसोबाइलेट्रल टेट्राड्स देखने के लिए मिलते हैं, जबकि डाइकोट में हमें टेट्राहेड्रल टेट्राड्स देखने के लिए मिलते हैं। अब हम देखते हैं, समझते हैं कि आइसोबाइलेट्रल टेट्राड्स बनते कैसे हैं। अब इसमें होता क्या है, आइसोबाइलेट्रल टेट्राड्स में हर एक मियोटिक डिवीज़न के बाद एक साइटोकाइनेसिस का फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। साइटोकाइनेसिस होता क्या है, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न, मीन्स हर एक मियोटिक डिवीज़न के बाद हमें साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, जिसके कारण हमारे आइसोबाइलेट्रल टेट्राड्स बनेंगे। जबकि टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं होता है। जब इसके अंदर सभी मियोसिस कंप्लीट हो जाते हैं, मियोटिक फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारा साइटोकाइनेसिस का फॉर्मेशन होता है और फाइनली हमें टेट्राहेड्रल जैसी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है। अब इसी में मैंने नीचे कोशिश करी है आप सभी को अलग अलग शेप्स के डायग्राम दिखाने के लिए, टेट्राहेड्रल की, आइसोबाइलेट्रल कैसा दिखता है, लीनियर कैसा दिखता है, टी शेप कैसा दिखता है, ये सभी आप देख सकते हैं। चलिए, अब इसी में मैंने एक आपको फ्लो चार्ट में ये समझाने की कोशिश करी कि कैसे ये प्रोसेस, इसी को हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पोरोजीनस सेल्स होती है हमारी, ये कैसी होती है, नेचर में होमोजीनस मास होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। यही हमारी किसका फॉर्मेशन करती है, पोलन मदर सेल्स का या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का। इसी प्रोसेस में इन सब में क्या होता है कि मियोसिस होता रहता है और फाइनली हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जैसे ही एंथर मैच्योर होगा हमारे माइक्रोस्पोर्स फट जाएंगे और फाइनली पोलन ग्रेन्स की शेप लेंगे। इसी सब प्रोसेस को मैंने आपको बताया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये इसको फ्लो चार्ट फॉर्म में दिखाया गया है। चलिए, अब हम पोलन ग्रेन्स को समझते हैं, पोलन ग्रेन्स एक्चुअली होते क्या हैं। अगर हम पोलन ग्रेन्स की बात करें तो इनकी जो शेप होती है स्पेरिकल होती है, और अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो ये 20 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम पोलन ग्रेन्स की बात करें तो इसके अंदर ये जो पोलन ग्रेन्स है ये डबल लेयर है, इसके अंदर एक्साइन भी है और इंटाइन भी है। जो एक्साइन है, एक्साइन क्या होती है, आउटर मोस्ट हार्ड लेयर, जो आउटर मोस्ट मीन्स सबसे बाहर की तरफ जो सबसे सख्त लेयर है वो हमारी एक्साइन है। अगर हम एक्साइन की बात करें तो एक्साइन हमारी किससे मिलकर बनी है, स्पोरोपोलिन से। अब स्पोरोपोलिन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। स्पोरोपोलिन क्या है, एक फैटी सब्सटेंस है, एक फैटी सब्सटेंस है हमारा, जो रजिस्ट होता है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से। मीन्स इसमें एक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, किसी भी तरह का फिजिकल और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से ये बचा सकता है। जैसे कि एनवायरनमेंट में कोई पोलन ग्रेन कहीं किसी सॉइल में वाटर के कांटेक्ट में है तो उसका जो प्रिवेंशन है वो वहाँ डिग्रेड नहीं हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, स्पोरोपोलिन के कारण। जो एक्साइन की जो लेयर है वो उसको बचाव कर रही है। अगर हम इसके आगे देखते हैं, इसके अलावा जो स्पोरोपोलिन है ये एक मेजर कंपोनेंट है एक्साइन का। ये जो होते हैं ये किसी भी पोलन ग्रेन को हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस से बचाता है। अगर हम इसकी बात करें ये एक्सटर्नल डैमेज वगैरह से भी उसकी प्रोटेक्शन करता है। चलिए आगे चलिए, अब हम दूसरी लेयर की बात करते हैं, इंटाइन की। इंटाइन क्या है, एक इनर वॉल, एक्साइन की बिल्कुल नीचे हमारी दूसरी वॉल आती है जिसे हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस लेयर है और इसका कंपोजिशन की बात करें तो ये सेलुलोज और पैक्टिन से मिलके बनी है। ठीक, चलिए अब आगे हम बात करते हैं पोलन किट्स की। अगर हम किसी पोलन ग्रेन की बात करें मींस उसके एक्साइन वाले रीजन में एक येलो स्ट्रीकी सा सब्सटेंस हमें देखने के लिए मिलता है किसी पोलन ग्रेन के ऊपर। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन जो है वो हमारा पॉलिनेशन में है।
कोई भी इंसेक्ट किसी भी पॉलन ग्रेन, फ्लावर के पॉलन ग्रेन पे जो उसका इंट्रैक्शन होता है और जो पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पॉलन किट के कारण ही है। पॉलन किट ही है जिसके कारण कोई इंसेक्ट किसी प्लांट की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और दूसरी बात, जो पॉलन किट है ये हमारी किसी भी पॉलन ग्रेन को यूवी रेज से बचाने में भी हेल्पफुल है। चलिए अब इसी में हम आगे पढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स पर ऐसा देखा गया है कि एक्साइन पर क्या होता है, स्पोरोपोलिन्स एब्सेंट होते हैं। कुछ पॉइंट्स एक्साइन की लेयर में ऐसी होती है जहाँ पे हमें स्पोरोपोलिन्स नहीं दिखता है, और उसी रीजन्स को हम किस नाम से बोलते हैं, जर्मपोर। किसे बोलते हैं, जर्मपोर। फ्रॉम विच पोलन ट्यूब्स, इन्हीं जर्मपोल वाले रीजन से होता क्या है, हमारे पोलन ट्यूब्स अराइज होते हैं। और ये जो ये पोलन ट्यूब्स बनती है, ये इसका एक्सटेंशन हमने देखा है कहाँ तक, इंटाइन तक। ठीक, इंटाइन लेयर तक ये जाता है। अब इसमें आगे हम समझते हैं। अगर हम देखें किसी प्लांट्स के अंदर जो ये जर्म पोल है ये नंबर में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। अगर किसी के अंदर हमारे जर्म पोर एक ही है तो ऐसे पोलन ग्रेन्स को हम बोलेंगे मोनोकॉल्पेट, और इसी में एग्जाम्पल है मोनोकॉट्स का। अगर हम दूसरी बात करें, किसी में ये हमें 2 जर्म पोर्स दिखाई दे सकती है और किसी में 3, और जहाँ पे हमें 2 जर्म पोर्स या 3 जर्म पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं हमारा डाइकॉट्स। चलिए अब इसी का हमने एक सेक्शनल व्यू दिखाया पोलन ग्रेन का। फर्स्ट मोस्ट लेयर क्या है हमारी, एक्साइन, उसी के नीचे है इंटाइन। अब इसी में हमने 2 और सेल्स के बारे में हम देख पा रहे हैं। 1 इज़ ट्यूब सेल, जिसी को हम वेजिटेटिव सेल्स भी बोलते हैं, और लास्ट 1 है हमारी जनरेटिव सेल। ठीक, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले अब हम एक और नया प्रोसेस जानेंगे, मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। अभी हमने बात करी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब दूसरा टॉपिक है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, गैमेट फॉर्मेशन। अब इसमें समझते हैं ये होता क्या है। माइक्रो गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उनसे क्या डेवलप हो रहा है, मीन्स वो कन्वर्ट हो रहे हैं मेल गैमेट्स में, या फिर इससे हमारा किस चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, मेल गैमेटोफाइट्स का। ठीक, तो मेल गैमेट्स का बनना पोलन ग्रेन से, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। अब हम इसी में देखते हैं माइक्रोस्पोर्स हमारे जो होते हैं वो हमारे देखा गया है इनकी जो सेल्स है वो 2 तरह की सेल्स में डिफ्रेंशिएट है। फर्स्ट ट्यूब सेल और दूसरी है जनरेटिव सेल। अगर हम ट्यूब सेल को देखें तो ट्यूब सेल क्या है, लार्ज इन नंबर है, इसी को हम वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, और इसका न्यूक्लियस भी देखा गया है काफ़ी लार्ज होता है। और दूसरी तरफ है हमारे पास जनरेटिव सेल्स जो छोटे हैं नंबर में। अगर हम वेजिटेटिव सेल्स की बात करें तो ये काफ़ी बिगर इन साइज़ है, जैसे कि डायग्राम में भी दिख रहा है, एंड हैज़ अबेंडेंट फूड, और इसके अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व हमें देखने के लिए मिलता है। और इसके न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो वो इरेगुलर है शेप के अंदर। ठीक, अब हम जनरेटिव सेल्स की बात करते हैं। जो जनरेटिव सेल्स हैं ये हमारी छोटी सेल्स हैं, और ये कहाँ पे पाई जा रही हैं, ये फ्लोट कर रही हैं, किस में, साइटोप्लाज्म में। जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उसी के साइटोप्लाज्म में हमें जनरेटिव सेल्स दिखाई दे रही हैं। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो ये स्पिंडल शेप की है, इनका जो साइटोप्लाज्म है काफ़ी डेंस है, और इनके पास भी अपना न्यूक्लियस है। जैसे वेजिटेटिव सेल के पास अपना न्यूक्लियस है, ऐसे हमारी जनरेटिव सेल्स के पास भी न्यूक्लियस है। अब यही जेनेटिक सेल्स, अभी मैंने आपको बताया कि मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और ये होगा किससे, जनरेटिव सेल्स से। यही जनरेटिव सेल्स हमारी माइटोटिकली डिवाइड करेगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। ठीक, यही मेल गैमेट्स बाद में फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़ होके हमारा फर्टिलाइजेशन करके जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं आगे चैप्टर में जानेंगे। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि वेजिटेटिव सेल्स, जो आपकी वेजिटेटिव सेल्स हैं वो आपका किसका फॉर्मेशन कर रही हैं, वेजिटेटिव सेल्स आपकी फर्दर डिवाइड करके फॉर्मेशन करेंगी पोलन ट्यूब्स का, और हमारी जनरेटिव सेल्स हैं वो किसका फॉर्मेशन करेगी, 2 मेल गैमेट्स का। अब हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं इसकी जो होती है, ऐसा देखा गया है कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो 2 सेल स्टेज में ही दिखाई देते हैं। जब उनमें पॉलिनेशन हो रहा होता है तो वो 2 सेल स्ट्रक्चर्स में हमें दिखाई देती है। तो
हमने अभी तक जाना कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे फॉलो कर रही है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब इसी के हम डायग्राम को देख सकते हैं। इसी डायग्राम में देखिए हमें एक्साइन भी दिखाया है, इंटाइन भी दिखाया है, जर्म पोल का फॉर्मेशन भी दिखाया है। जर्म पोल ये रही आपकी, और इसके बाद हमने देखा कि ये हमारी डिफ्रेंशिएट हो रही है लार्ज वेजिटेटिव सेल्स में एंड स्मॉल जेनरेटिव सेल्स में। फिर यही है, फिर हमने देखा कि माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है जनरेटिव सेल का। जैसे ही माइटोटिक डिवीज़न होगा ये 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, जो वेजिटेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी, और सेकंड इसी का ही न्यूक्लियस को हम बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस। अगर हम मेल गैमेट की बात करें तो ये नॉन मोटाइल है नेचर में, और जो फंक्शन है किसी पोलन ट्यूब का, जो पोलन ट्यूब हमने यहाँ पे देखी है, यही पोलन ट्यूब जो होगी, क्यों हम ये जो है अभी हमने देखा कि मेल गैमेट नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब है कि खुद मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो अब इसका मूवमेंट होगा कैसे, वो पोलन ट्यूब की मदद से होगा। जो पोलन ट्यूब होगी वो इसको कैरी करेगी इन मेल गैमेट्स को, और इसे फीमेल गैमेट्स के पास पहुँचाएगी। अब लास्ट में हम इसकी पोलन ग्रेन्स की कुछ वैल्यूज़ जानते हैं, जैसे इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, इसकी वायबिलिटी के बारे में एंड प्रिजर्वेशन के बारे में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की किस तरीके से हमें ये बेनिफिशियल है, एंड सेकंड वायबिलिटी से हम समझते हैं कि मींस इनका लाइफ कि किस तरीके से ये सीड में कन्वर्ट होगी, कैसे ये प्लांट का फॉर्मेशन करेगी उसके बारे में, और प्रिजर्वेशन कैसे हम इन्हें बचा सकते हैं। तो पोलन ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो ये रिच होती है न्यूट्रिएंट्स के अंदर। ये काफ़ी सारी टैबलेट्स और सिरप्स, जो कफ सिरप्स वगैरह होते हैं उनमें भी इनको हम यूज़ करते हैं। सेकंड, इसका अगर हम एक इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस देखें तो सेकंड क्या है कि जो रेस हॉर्सेस होते हैं वो इन्हें कंज्यूम करते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हमारी बहुत सारी एलर्जीज़ भी करते हैं, जैसे कि हे फीवर्स, अस्थमा, ये सब हमारे पोलन ग्रेन्स को इनहेल करने के कारण ही होती है। बहुत सारे हे फीवर्स को करने वाले प्लांट्स के नाम हैं एमेरेंथस, चिनोपोडियम हमारे पास हैं। तो पोलन ग्रेन्स के जहाँ हमारे पास एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम पोलन ग्रेन को स्टोर करने की बात करें तो पोलन ग्रेन्स को स्टोर करा जाता है जीन्स बैंक के अंदर, पोलन बैंक्स के अंदर। कहाँ कैसे किया जाता है, इन्हें हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम इन्हें प्रिजर्व करके रखते हैं। तो बाद में जब कभी हमें इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है तो लॉन्ग टाइम के लिए हम पोलन बैंक से पोलन ग्रेन्स को निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में हम जो टॉपिक जानना चाह रहे हैं पोलन वायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। पोलन वायबिलिटी क्या है, वो पीरियड जिसके अंदर कोई पोलन ग्रेन, एक पोलन ग्रेन अपनी मतलब एक एबिलिटी को रिटेन करता है, जर्मिनेट करता है। ये उसी तरीके से जैसे कोई सीड एक प्लांट में जिस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, उसमें जो जर्मिनेशन पावर आ रही है, उसी तरीके से पोलन ग्रेन के पास भी एक अपनी खुद की एबिलिटी होती है जर्मिनेट करने की, और उसी पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं, पोलन वायबिलिटी के नाम से जानते हैं। अगर हम देखा गया है कि जो मिनिमम किसी पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए जो मिनिमम टाइम चाहिए होता है वो 30 मिनट्स होती है। पर कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी है जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इसके अंदर देखा गया है कि ये काफ़ी सारे मंथ्स वगैरह में भी ग्रो अप करता है। So this is the ending of this topic. Thank you.